तो चलिए आज बात करते हैं यूरोपीय संघ के गैस कार बैन के ढहने के असली कारण के बारे में। तो हुआ ये कि यूरोपीय संघ ने एक बहुत बड़ा, बहुत ही महत्वाकांक्षी ऐलान किया था। 2035 तक पेट्रोल और डीजल कारें पूरी तरह से बंद। लेकिन अब ये पूरी की पूरी योजना समझ लीजिए ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। तो सवाल ये है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और ये जानना होगा कि ईयू ने इतनी आक्रामक ईवी ओनली पॉलिसी अपनाई ही क्यों थी। और इसका जवाब देखिए, सिर्फ पर्यावरण की चिंता में नहीं छिपा है। असल खेल कुछ और ही था। जरा इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ था जापान, जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का बादशाह था, खासकर टोयोटा जैसी कंपनियां। और दूसरी तरफ ईयू के कार मेकर्स इस रेस में काफी पीछे थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खेल के नियम ही बदलने का फैसला कर लिया। उनका प्लान था हाइब्रिड को रास्ते से हटाओ और सीधे इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर दांव लगाओ। ये असल में एक सोची समझी इंडस्ट्रियल चाल थी जिसे पर्यावरण के पर्दे के पीछे से खेला गया। इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया वो था 2015, जब फोक्सवैगन का वो कुख्यात डीजल गेट स्कैंडल सामने आया। तो ईयू की जो क्लीन डीजल वाली पूरी कहानी थी ना, वो खत्म हो गई। डीजल बदनाम हो चुका था, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में वो जापान से मुकाबला कर नहीं पा रहे थे। ऐसे में उनके पास बस एक ही रास्ता बचा, अपना सब कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर झोंक दो। ये एक ऐसा दांव था जो किसी चॉइस से नहीं बल्कि मजबूरी में खेला गया। अब इस स्लाइड में जो बात है वो वाकई दिलचस्प है। देखिए, टोयोटा जैसी कंपनियां एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही जमीनी रास्ता अपना रही थी। वो हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड, ईवी और यहां तक कि हाइड्रोजन सब पर एक साथ काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि हर बाजार की अपनी जरूरतें होती हैं। लेकिन यूरोप के लिए यह कहानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। उन्हें एक सिंपल, पॉलिटिकली कन्वीनियंट नैरेटिव चाहिए था, सिर्फ ईवी और कुछ नहीं। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। ईयू ने तो सोचा था कि वो अपनी कंपनियों के लिए एक सुरक्षित, प्रोटेक्टेड मार्केट बना रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा ठीक उल्टा निकला। इसकी सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी आयरनी ये थी कि जिस ईवी ओनली मार्केट को ईयू तैयार कर रहा था, उसके लिए सबसे ज्यादा तैयार कोई और नहीं बल्कि चीन था। जैसा कि ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, चीन बैटरी, रेयर मेटल्स, मास प्रोडक्शन, मतलब पूरी की पूरी सप्लाई चेन पर पहले से ही अपनी पकड़ बना चुका था। तो ईयू ने अनजाने में अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर चीन को एक सुनहरा मौका प्लेट में सजा कर दे दिया। ईयू की पूरी योजना, उनका पूरा दांव इस एक उम्मीद पर टिका था कि पूरी दुनिया उनके बनाए नियमों के हिसाब से चलेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, दुनिया के बाकी बड़े खिलाड़ियों ने अपने अपने रास्ते चुने। अमेरिका ने पेट्रोल इंजन को भी जिंदा रखा और ईवीज को भी बढ़ावा दिया। जापान अपनी हाइब्रिड स्ट्रैटेजी पर अड़ा रहा। और जो विकासशील देश थे, उनके पास तो ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। नतीजा क्या हुआ? ईयू अपनी इस कट्टर ईवी ओनली पॉलिसी के साथ दुनिया में अकेला खड़ा रह गया। तो चलिए अब वर्तमान में लौटते हैं और देखते हैं कि इस पूरी पॉलिसी और अब इसके यू टर्न का यूरोपियन कार कंपनियों पर क्या सीधा और सच कहूं तो विनाशकारी असर पड़ रहा है। यहां सबसे जरूरी बात यह समझने की है कि इस पॉलिसी को पलटना कोई आसान रीसेट बटन दबाने जैसा नहीं है। यूरोपीय कंपनियों ने जिसे संक कॉस्ट्स कहते हैं, यानी डूबी हुई लागत, उसके रूप में अरबों यूरो का निवेश कर दिया है। सोचिए, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी पूरी सप्लाई चेन, सब कुछ ईवी के हिसाब से ढाल लिया था। और अब उन्हें बताया जा रहा है कि भाई, जिस भविष्य पर आपने अपना सब कुछ दांव पे लगाया, शायद वो आएगा ही नहीं। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये नुकसान कितना गहरा है, कितना सिस्टमैटिक है। पहला कदम, कंपनियों ने अपने बेहतरीन पेट्रोल और डीजल इंजन बनाने वाले इंजीनियर्स और टैलेंट को जाने दिया। दूसरा, उन्होंने सिर्फ ईवी बनाने वाली फैक्ट्रियों और उपकरणों में भारी भरकम निवेश कर दिया। तीसरा, पूरी सप्लाई चेन को बैटरी और दूसरे ईवी कंपोनेंट्स के इर्द गिर्द खड़ा कर दिया। और अब चौथा कदम, वो एक ऐसे अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं जिसके लिए वो तैयार ही नहीं है, क्योंकि अपनी पुरानी ताकत को तो वो पहले ही खत्म कर चुके थे। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे घटनाक्रम से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये हमें एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण सबक की ओर ले जाता है। ये टेबल दो बिल्कुल अलग अलग रणनीतिक सोच को साफ साफ हमारे सामने रखती है। एक तरफ था ईयू का नियम बदलने वाला दांव, मतलब एक ही टेक्नोलॉजी पर सब कुछ लगा देना। और दूसरी तरफ थी टोयोटा की ऑलराउंड या कहें विविध रणनीति, जो अलग अलग बाजारों की हकीकत को समझती थी
और नतीजा हमारे सामने है। जो रणनीति ज्यादा लचीली और विविध थी, वही आखिर में ज्यादा मजबूत साबित हुई। और यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है, इसका सबसे कड़ा सबक। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया आपके बनाए नियमों से खेलेगी, खासकर तब जब वो नियम जमीनी हकीकत से मेल ही ना खाते हों। तो आखिर में ये कहानी पर्यावरण या इलेक्ट्रिक कारों के बारे में है ही नहीं। ये कहानी है इंडस्ट्रियल दबदबे की लड़ाई की। एक ऐसी लड़ाई जिसमें एक सुपर पावर ने खेल के नियम बदलने की कोशिश की, उसे मुंह की खानी पड़ी और अब वो अपनी गलतियों को सुधारने पर मजबूर है। तो सवाल ये उठता है, भविष्य में औद्योगिक दबदबे की ऐसी और कितनी लड़ाइयां लड़ी जाएंगी और अगली बाजी कौन जीतेगा?